15 अगस्त 2024 रात के 4 बजे विक्रम दिल्ली बॉर्डर पर अपनी टीम के साथ खड़ा था और उसकी नजर थी उस एक गाड़ी पर जो उसके सामने रुकी हुई थी। उस गाड़ी में मौजूद था अहमद रजा, जो मुरादाबाद से आया था। उसके साथ थे आधुनिक हथियार जो मेड इन यूएसए थे और साथ में थे फिदायीन जो इस पूरे ऑपरेशन के सबसे खतरनाक हिस्से थे। उधर डोभाल जी ने विक्रम को एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर किसी भी ट्रेन्ड ऑफिसर का दिल एक पल के लिए रुक जाता। डोभाल जी बोले, गाड़ी को दिल्ली के अंदर जाने दो। विक्रम चौंक कर बोला, सर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? डोभाल जी ने एक पल भी नहीं सोचा और बोले, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। गाड़ी को जाने दिया गया। अहमद रजा की गाड़ी लाल किले की तरफ बढ़ने लगी। उसका प्लान था कि 15 अगस्त की सुबह 8 बजे जब मोदी जी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और पूरा देश उन्हें देख रहा होगा, तब लाल किले के आसपास एक ऐसा बड़ा हमला किया जाए जो पूरी पुरानी दिल्ली को हिला दे और जो मोदी जी के जितना करीब पॉसिबल हो उतना हो, जिससे ये खबर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि डोभाल जी ने गाड़ी को जानबूझकर दिल्ली में क्यों घुसने दिया। एक एनएसए जिसे पता था कि उस गाड़ी में फिदायीन है, जिसे पता था कि 15 अगस्त को बड़ा हमला होने वाला है और जिसके पास उस गाड़ी को बॉर्डर पर ही रोकने का पूरा अधिकार और पूरी ताकत थी, उसने जानबूझकर उसे अंदर जाने दिया। ये सवाल समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल इसकी शुरुआत जुलाई 2023 से हुई थी। 2023 में भारत ने एक के बाद एक ऐसी उपलब्धियां हासिल की थीं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था और यही वो बात थी जो पाकिस्तान, चाइना और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। चंद्रयान 3 ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा था। अमेरिका, रूस और चाइना जैसी महाशक्तियां जो दशकों से ये कोशिश कर रही थीं, वो नहीं कर पाई और भारत ने कर दिखाया। और जिस दिन चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, उस दिन पूरा भारत एक हो गया था। हर गली में जश्न था, हर घर में तिरंगा था और पूरी दुनिया की नजरें इसरो पर थीं। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी और सितंबर 2023 में दिल्ली में जो G20 समिट हुई, उसमें मोदी जी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के सामने भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट किया। ये वो समिट थी जिसने पूरी दुनिया को बताया कि भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक ऐसी ग्लोबल पावर है जो दुनिया के एजेंडा को सेट कर सकती है। एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल्स जीते, जो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मेडल हॉल था। नीरज चोपड़ा से लेकर हर खिलाड़ी ने यह साबित किया कि भारत का युवा अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हर खेल में दुनिया से मुकाबला कर सकता है। आदित्य L1 को भारत ने सूर्य की तरफ लॉन्च किया, जो इंडिया का पहला सोलर मिशन था और जिसने यह साबित किया कि चंद्रयान 3 कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये एक ऐसे इंडिया की शुरुआत थी जो स्पेस में अपनी परमानेंट जगह बना रहा है। और यूपीआई का इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा था। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका और कई देशों में यूपीआई से पेमेंट होने लगी थी, जिससे भारत की डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों में पहुंच रही थी और डॉलर की जगह इंडियन टेक्नोलॉजी का दबदबा बढ़ रहा था। ये सब देखकर पाकिस्तान, आईएसआई और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स बेचैन हो गए थे। इसीलिए जुलाई 2023 में एक बड़ी साजिश बुनी जाने लगी। पाकिस्तान के आईएसआई ने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जो 15 अगस्त को भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व पर उस वक्त एग्जीक्यूट होता जब पूरी दुनिया की नजरें लाल किले पर होती हैं, जब मोदी जी तिरंगा फहरा रहे होते हैं और जब पूरा भारत एकजुट होकर आजादी का जश्न मना रहा होता। उस जश्न को खून में बदलने का प्लान था। अहमद रजा देखने में एक आम इंसान, बात करने में एक आम आदमी, लेकिन अंदर से एक ऐसा इंसान जो धीरे धीरे उस रास्ते पर चला गया जहां से वापसी नहीं होती। अहमद रजा का कनेक्शन कैसे बना, ये समझने के लिए पहले वलीद को समझना होगा। वलीद जैश ए मोहम्मद का एक ट्रेंड पाकिस्तानी ऑपरेटिव जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता था और जिसका काम था भारत में ऐसे नौजवानों को ढूंढना जो या तो पैसों के लिए या नफरत के लिए या आइडियोलॉजी के लिए काम कर सके। लेकिन वलीद अकेला नहीं था।
इस पूरे ऑपरेशन के पीछे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एक जॉइंट नेटवर्क था, जो 2023 में भारत की बढ़ती ताकत देखकर बौखला गया था। चंद्रयान 3, G20, एशियन गेम्स में 107 मेडल और यूपीआई का इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ये सब देखकर उन्हें पता था कि अगर भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं रहेगी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि 15 अगस्त 2024 वो दिन होगा जो सब बदल देगा। लश्कर तैयबा के हैंडलर्स ने पहले भारत में अपने स्लीपिंग सेल्स को एक्टिवेट किया, उन लोगों को जो सालों से आम जिंदगी जीते हुए अपनी असली आइडेंटिटी छुपाए बैठे थे। जैश ए मोहम्मद ने अपना काम अलग तरीके से किया। वालिद के जरिए सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स पर नए रिक्रूट्स ढूंढे और इसी नेटवर्क में अहमद रजा आया। वालिद ने उसे पहले धर्म की बातें की, फिर भारत के खिलाफ जहर भरा, और फिर वो मोमेंट आया जब उसने कहा, क्या तू सच में कुछ करना चाहता है या बस बातें करता रहेगा? अहमद रजा उस जाल में फंस गया। वलीद के कहने पर उसने एक ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी और 6 कारतूस। ये उसका पहला कदम था। लेकिन सिर्फ पिस्टल से काम नहीं चलता, ट्रेनिंग चाहिए थी। और यहाँ आता है फिरदौस अहमद दार, जम्मू कश्मीर के कोकरनाग का रहने वाला, जिसके चाचा गुलाम अहमद दार मुजाहिदीन से जुड़े थे और 1994 में सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। बचपन से फिरदौस ने अपने परिवार में उन कहानियों को सुना था जिन्होंने उसके दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि उसके चाचा शहीद हुए और उनका बदला लेना है। लश्कर तैयबा के कश्मीर नेटवर्क ने फिरदौस को आइडेंटिफाई किया। ये वो इंसान था जो पहले से तैयार था, जिसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत थी। फिरदौस ने अहमद रजा को कश्मीर बुलाया, अनंतनाग की उन पहाड़ियों में जहां आम लोग नहीं जाते, जहां कोई नहीं देखता। वहां लश्कर तैयबा के ट्रेंड ऑपरेटिव्स की देखरेख में फिरदौस ने अहमद रजा को हथियारों की ट्रेनिंग दी। कैसे पिस्टल होल्ड करें, कैसे फायर करें, कैसे भीड़ में घुसकर मैक्सिमम नुकसान पहुंचाएं, ये सब उन पहाड़ियों में सीखा गया। ट्रेनिंग के बाद अहमद रजा मुरादाबाद वापस आया। 9 अगस्त 2024 वलीद का एक इनक्रिप्टेड मैसेज आया, 15 अगस्त लाल किला, तैयार हो जा। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों का प्लान बिल्कुल फाइनल हो चुका था। 15 अगस्त की सुबह 8 बजे जब पूरी दुनिया की मीडिया लाल किले पर होगी, जब पूरा भारत एकजुट होकर जश्न मना रहा होगा, तब लाल किले के आसपास की भीड़ में घुसकर एक ऐसा हमला किया जाए जो मैक्सिमम केओस क्रिएट करे। दुनिया को सिर्फ एक खबर दिखती, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन टर्न्स इनटू अ ब्लड बैथ। अहमद रजा के पास पिस्टल थी, 6 कारतूस थे और एक प्लान था। 14 अगस्त तक दिल्ली पहुंचना था। 9 अगस्त की शाम रात के 9 बजे विक्रम की कॉलोनी में 2 लोग बाइक से आए, हेलमेट्स पहने हुए, और विक्रम के घर के पास वाली टपरी पर रुककर चाय पी, टपरी वाले से बात करते रहे और फिर 10 से 15 मिनट बाद बाइक वहीं खड़ी करके पैदल चले गए। उस कॉलोनी में ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, लेकिन उस बाइक के पेट्रोल टैंक के पीछे एक साधारण से कपड़े के बैग में था RDX। इतना कि अगर वो ब्लास्ट होता तो आसपास के 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी होता वो बच नहीं पाता। ब्लास्ट इस तरह डिजाइन किया गया था कि देखने में लगे कि बाइक के फ्यूल सिस्टम में कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, कोई शॉर्ट सर्किट, कोई लीकेज, और इसी वजह से ब्लास्ट हो गई। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सस्पिशियस एंगल नहीं, बस एक और दुर्घटना। ये प्लान ISI की तरफ से डायरेक्टली आया था। लश्कर तैयबा के एक सीनियर हैंडलर ने वलीद को एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा था, 15 अगस्त से पहले उसे हटाना है। जब तक वो है तब तक ऑपरेशन रिस्क में है। 2 लड़कों ने पहले कॉलोनी में 2 से 3 दिन रिकॉनेसेंस की थी, विक्रम की डेली रूटीन देखी थी, किस वक्त वो घर से निकलता है, किस गेट से निकलता है और आसपास कितना ट्रैफिक रहता है, सब कुछ नोट किया था। विक्रम शाम को यूजुअली 9 से 9:30 के बीच घर से निकलता था। बाइक उसके घर के गेट से सिर्फ 8 से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी की गई थी। रिमोट ट्रिगर रेडी था। जैसे ही विक्रम गेट से बाहर निकले, ट्रिगर प्रेस करना था। लेकिन विक्रम भी डोभाल जी का शिष्य था। डोभाल जी ने एक बार विक्रम से कहा था, विक्रम, हमारे देश को खतरा बाहर वालों से ज्यादा उन लोगों से है जो भारत के अंदर रहते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहना। विक्रम गेट से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा थी। उसने गेट बंद किया और 2 कदम आगे बढ़ा। तभी उसके पैर रुक गए। उसकी नजर उस बाइक पर गई। बाइक बेहद पुरानी थी,
एक ऐसा मॉडल जो दिल्ली में आमतौर पर नहीं मिलता, जो यूपी के छोटे शहरों में ज्यादा दिखता है, और उसका नंबर प्लेट यूपी का था। एक दिल्ली की कॉलोनी में रात के 9 बजे यूपी नंबर प्लेट की एक बेहद पुरानी बाइक, और फिर उस बाइक के पास से एक बेहद हल्की सी स्मेल आई। इतनी हल्की कि कोई आम इंसान उसे हवा में घुली किसी भी चीज की स्मेल समझकर इग्नोर कर देता, लेकिन विक्रम आम इंसान नहीं था। ये स्मेल उसने पहले एक बार सूंघी थी। कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान जब एक एबेंडन कार के पास से ठीक यही हल्की केमिकल स्मेल आई थी, और उस कार में बाद में आईईडी मिला था। RDX की अपनी एक बेहद फेंट लेकिन डिस्टिंक्ट स्मेल होती है जो ट्रेन्ड नोज पकड़ लेती है। विक्रम एक पल वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कोई रिएक्शन दिखाए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वापस मुड़ा और घर के अंदर चला गया। उस रात वो गेट से बाहर नहीं निकला। विक्रम ने जल्दी से कॉल करके बॉम्ब डिस्पोजल टीम बुलाई, और जब मोटरसाइकिल के उस बैग को चेक किया गया तो उसमें RDX था। टीम ने उसे केयरफुली डिटैच किया और न्यूट्रलाइज कर दिया। उधर जब यह खबर आई SI चीफ आसिम मलिक और जैश ए मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद तक पहुंची, तो ISI की तरफ से एक डायरेक्ट कॉल आई अहमद रजा के पास। दूसरी तरफ से आवाज आई और अहमद रजा को ऐसी डांट पड़ी जो उसने शायद पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन अहमद रजा ने उम्मीद बनाए रखी कि वो हमला कर देगा। ISI के पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने अहमद रजा पर ही भरोसा करके आगे का प्लान और भी सावधानी से बनाया कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। इधर विक्रम ने ये सारी खबर डोभाल जी को बताई तो डोभाल जी एक पल के लिए चिंता में आए, लेकिन अगले ही पल बोले, विक्रम वेल डन, लेकिन अब एक काम करो, मैं अपनी पर्सनल कार भेज रहा हूं, उसमें बैठकर ऑफिस आ जाओ, मैं अभी ऑफिस में ही हूं। विक्रम डोभाल जी के ऑफिस पहुंचा। डोभाल जी उस वक्त एक किताब पढ़ रहे थे। विक्रम को देखते ही किताब रखी और बोले, मुझे पूरी बात डिटेल्स में बताओ। विक्रम बोला, सर यूपी नंबर की बाइक थी जो काफी पुरानी है, उसमें RDX था, बस इतना ही पता है। डोभाल जी एक पल चुप रहे, फिर बोले, विक्रम 15 अगस्त आने वाला है और इतनी बड़ी साजिश, कुछ तो गड़बड़ है। पहले CCTV से यह पता करो कि वो लोग कौन थे और इस बाइक का नंबर ट्रेस करो। जितनी डिटेल्स हो सकती है निकालो, और ये सब बिना किसी के कानों कान खबर पहुंचे। फिर उठते हुए बोले, मैं अभी घर निकल रहा हूं एक दूसरी कार से, तुम मेरी पर्सनल कार यूज करो। 10 अगस्त आ चुकी थी, ज्यादा दिन नहीं बचे थे। उधर उसी रात मुरादाबाद में अहमद रजा एक छोटे से कमरे में बैठा था। सामने बैठा था हुसैन, एक लोकल पुलिस वाला जो कभी का इस नेटवर्क में शामिल हो चुका था और जिसकी वजह से यूपी में इनकी हर मूव सेफ रहती थी। दोनों एक एनक्रिप्टेड ऐप पर थे, स्क्रीन लॉक, लोकेशन ऑफ, एक ऐसा चैनल जो हर 30 मिनट में ऑटोमेटिकली वाइप होता था। हुसैन ने मैप खोला और बोलना शुरू किया। गाड़ी मुरादाबाद से रात 2 बजे निकलेगी। एक पुरानी इनोवा जिसके चैसी में RDX को एक स्पेशली फिटेड स्टील कंपार्टमेंट में रखा गया है जो किसी भी नॉर्मल स्कैनर से डिटेक्ट नहीं होगा। अहमद रजा बोला, मेड इन USA हथियार कहाँ होंगे? इनोवा की बैक सीट के नीचे एक हिडन पैनल में ऊपर से देखने पर बिल्कुल आम सीट लगेगी। फिदाइन तीनों अलग अलग रूट से दिल्ली एंटर करेंगे, एक गाजियाबाद से, एक फरीदाबाद से और एक नोएडा से। तीनों 15 अगस्त की सुबह 6 बजे चांदनी चौक के उस गोडाउन में इकट्ठा होंगे जहां इनोवा पार्क होगी। अहमद रजा ने मैप पर नजर डाली। दिल्ली बॉर्डर पर? हुसैन बोला, मेन चेक पॉइंट से 2 किलोमीटर पहले एक डाइवर्जन है जो गाजियाबाद की तरफ से एक पुराने इंडस्ट्रियल रूट से दिल्ली में एंटर करता है। रात 3 से 4 बजे के बीच उस रूट पर कोई CCTV कवरेज नहीं है, कोई चेकिंग नहीं होती और उस रूट पर तैनात पुलिस मेरे कांटेक्ट में है। चांदनी चौक से लाल किले तक, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए सीधे लाल किले की तरफ। 15 अगस्त को उस रूट पर एक साइड लेन प्रेस और VIP व्हीकल्स के लिए ओपन रहती है। हमारे पास फेक प्रेस पास है। इनोवा उसी लेन में होगी। टाइमिंग सुबह 7:45। मोदी जी 8 बजे तिरंगा फहराते हैं। इनोवा 7:50 पर लाल किले की प्राचीर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर होगी। ट्रिगर GSM बेस्ड रिमोट डेटोनेटर। एक स्पेसिफिक एनक्रिप्टेड नंबर पर कॉल आएगी और जैसे ही कॉल कनेक्ट होगी ब्लास्ट होगा।
और अगर किसी वजह से कॉल ब्लॉक हो गई तो प्रेशर बेस्ड सेकेंडरी ट्रिगर है जो गाड़ी के एक्सेलरेटर से लिंक्ड है। जैसे ही गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड पर आएगी, ट्रिगर ऑटोमेटिकली आर्म हो जाएगा। अहमद रजा ने एक बार पूरा प्लान दिमाग में दोहराया। मुरादाबाद से निकलो रात 2 बजे, गाजियाबाद रूट से दिल्ली एंटर करो रात 3 से 4 बजे, चांदनी चौक के गोडाउन में रुको सुबह 6 बजे तक, फेक प्रेस पास से लाल किले की तरफ बढ़ो सुबह 7:45, 50 मीटर की दूरी पर इनोवा रोको 7:50, कॉल आए ब्लास्ट। प्लान फाइनल। हुसैन ने एनक्रिप्टेड चैनल क्लोज किया। इधर विक्रम अपनी टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज से उन दोनों लोगों की और बाइक की डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों लोगों की अभी तक कोई खबर नहीं थी। बाइक की डिटेल्स जरूर निकल आई थी, लेकिन जब आरसी चेक की गई तो जो बाइक थी और जो नंबर प्लेट थी वो दोनों अलग अलग थे। असल में ये बाइक किसी से खरीदी गई थी और उस पर फेक नंबर प्लेट लगा दी गई थी, और इस काम में हुसैन ने मदद की थी, इसीलिए कुछ नहीं मिल पा रहा था। और जो दोनों लोग बाइक लेकर आए थे उनका सरकारी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। विक्रम ने ये सारी बात फोन पर डोभाल जी को बताई। डोभाल जी ने सुना और बोले, अगर वो लोग ट्रेस में नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो घुसपैठिए हों जिनका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। थोड़ी देर रुककर बोले, तुम खोजते रहो, मैं कुछ करता हूं। 2 दिन निकल गए। विक्रम की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। उधर डोभाल जी ने अपना तरीका अलग रखा। उन्होंने रॉ के कश्मीर ह्यूमन नट नेटवर्क को एक इनक्रिप्टेड बर्स्ट ट्रांसमिशन भेजी। सिर्फ 3 लाइंस। कोकरनाग और अनंतनाग के आसपास पिछले 90 दिनों में कौन से नए चेहरे एक्टिव हुए हैं जो किसी डेटाबेस में नहीं है और जिनकी मूवमेंट अनयूजुअल रही हो। 36 घंटे बाद रॉ के एक डीप कवर एसेट ने एक इनक्रिप्टेड रिस्पॉन्स भेजा। एक नाम था, फिरदौस अहमद दार। एसेट ने लिखा था कि फिरदौस को अनंतनाग की पहाड़ियों में 2 अलग अलग मौकों पर अज्ञात लोगों के साथ देखा गया था, लेकिन वो किस काम के लिए थे ये एसेट को नहीं पता था। डोभाल जी ने दूसरी तरफ से काम किया। जैश-ए मोहम्मद के नोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स पर रॉ की सिगिंट टीम पिछले कई महीनों से नजर रख रही थी। उन चैनल्स पर एक कोड नेम बार बार आ रहा था, वालीद। पाकिस्तान के कराची से ऑपरेट करने वाला एक हैंडलर जो इंडिया में अपने एसेट्स को मैनेज करता था और जिसकी रियल आइडेंटिटी अभी तक किसी डेटाबेस में नहीं थी। डोभाल जी के सामने अब 2 धागे थे, वालीद और फिरदौस। लेकिन ये दोनों किस प्लान पर काम कर रहे हैं? क्या कोई हमला होने वाला है? कब और कहां? ये अभी पूरी तरह अंधेरे में था। डोभाल जी ने विक्रम को इनक्रिप्टेड कॉल किया। 2 नाम मिले हैं, वालीद और फिरदौस अहमद दार। दोनों पर 24 घंटे की पैसिव सर्वेलेंस लगाओ। कोई एक्टिव कांटेक्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ देखो। विक्रम बोला, सर प्लान का कोई अंदाजा नहीं है। डोभाल जी एक पल चुप रहे। इंटेलिजेंस में सबसे खतरनाक वो मोमेंट होता है जब तुम्हें पता हो कि कुछ होने वाला है, लेकिन पता ना हो कि क्या। ये धागा कहीं ना कहीं जाएगा, बस नजर रखो। और 15 अगस्त आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। विक्रम के दिमाग में एक बात लगातार चल रही थी। वालीद और फिरदौस का पता चल गया था, पैसिव सर्विलांस लगी थी, लेकिन प्लान का अभी तक कोई पता नहीं था। बस ये पता था कि कुछ होने वाला है। विक्रम ने डोभाल जी को इनक्रिप्टेड कॉल किया। सर, सर्वेलेंस में एक मूवमेंट आई है। फिरदौस कल रात से मुरादाबाद के एक स्पेसिफिक एरिया के आसपास एक्टिव है। डोभाल जी बोले, मुरादाबाद, यही वो कनेक्शन है जो हम ढूंढ रहे थे। अभी कोई एक्शन नहीं, बस नजर रखो। उसी रात मुरादाबाद में अहमद रजा और हुसैन एक आखिरी बार इनक्रिप्टेड चैनल पर बैठे थे। हुसैन बोला, कल रात 2 बजे इनोवा निकलेगी, सब कुछ रेडी है। अहमद रजा बोला, वालीद का कंफर्मेशन आ गया? हाँ, पाकिस्तान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अहमद रजा ने एक गहरी सांस ली। 2 दिन बाद वो इतिहास बदलने वाला था। 14 अगस्त की सुबह रॉ की साइगेंट टीम ने वलीद के कम्युनिकेशन चैनल पर एक पार्शियल सिग्नल कैप्चर किया। एसेट इन पोजीशन, एग्जीक्यूट ऑन टाइम। विक्रम ने यह डोभाल जी को बताया। डोभाल जी बोले, एसेट इन पोजीशन मतलब गाड़ी निकलने वाली है। आज रात दिल्ली बॉर्डर पर पूरी टीम तैनात करो, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, प्लेन क्लोथ्स में। और एक बात याद रखो, गाड़ी को बॉर्डर पर मत रोकना। विक्रम चौंका। सर? डोभाल जी बोले, जैसा मैं बोलूं वैसा करो।
14 अगस्त की रात 11 बजे मुरादाबाद में इनोवा तैयार थी। चेसिस में RDX था, बैक सीट के नीचे हिडन पैनल में मेड इन USA हथियार थे और 3 फिदायीन अलग अलग रूट से दिल्ली की तरफ निकल चुके थे। अहमद रजा इनोवा में बैठा और हुसैन ने उसे एक आखिरी बार देखा। 15 अगस्त 7:50 लाल किले से 50 मीटर। अहमद रजा ने सिर हिलाया। इनोवा रात के अंधेरे में मुरादाबाद से निकल गई। 15 अगस्त रात के 4 बजे विक्रम दिल्ली बॉर्डर पर प्लेन क्लोथ्स में अपनी टीम के साथ खड़ा था और उसके सामने वो इनोवा रुकी थी जिसके चेसिस में RDX था, जिसके अंदर अहमद रजा था। मेड इन USA हथियार थे और फिदायीन थे। विक्रम का हाथ ईयरपीस पर गया। सर, गाड़ी सामने है, डोभाल जी की आवाज आई। जाने दो। विक्रम ने एक पल रुककर सिग्नल दे दिया और इनोवा आगे बढ़ गई। लेकिन अब वो असली सवाल, डोभाल जी ने गाड़ी जाने क्यों दी? जवाब ये था कि डोभाल जी को सिर्फ अहमद रजा नहीं चाहिए था, उन्हें वालिद चाहिए था, जो पाकिस्तान के कराची से पूरे ऑपरेशन को रिमोटली कंट्रोल कर रहा था और जिसकी रियल आइडेंटिटी अभी तक किसी डेटाबेस में नहीं थी। अहमद रजा सिर्फ एक ग्राउंड लेवल ऑपरेटिव था, एक मोहरा जिसे बॉर्डर पर पकड़ने से सिर्फ एक कड़ी टूटती और वालिद का पूरा नेटवर्क वहीं का वहीं रहता। डोभाल जी जानते थे कि जैसे ही इनोवा लाल किले के करीब पहुंचेगी, वलीद पाकिस्तान से वो एनक्रिप्टेड GSM कॉल करेगा जो रिमोट डेटोनेटर को ट्रिगर करने वाली थी, और जैसे ही वो कॉल एक्टिवेट होगी, रॉ की सिग्नलिंग टीम उस सिग्नल को रियल टाइम में ट्रेस करके वलीद की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट कर लेगी। अहमद रजा को बेट बनाया गया था और लाल किला वो ट्रैप था जिसे डोभाल जी ने खुद सेट किया था। इनोवा चांदनी चौक के गोदाउन से निकली, नेताजी सुभाष मार्ग पर आई, फेक प्रेस पास दिखाया और सिक्योरिटी ने जाने दिया। लाल किले की प्राचीर 100 मीटर दूर थी, फिर 75 मीटर, फिर 50 मीटर। उसी वक्त रॉ की सिगिंट रूम में स्क्रीन्स एक्टिव थीं और वालिद के नॉन कम्युनिकेशन चैनल्स पर पूरी नजर थी। सुबह के 7:48 पर पाकिस्तान के कराची के DHA एरिया से एक एनक्रिप्टेड कॉल एक्टिवेट हुई और सिगिंट टीम के हेडफोन्स में एक बीप आई। सर, सिग्नल लोकेटेड, कराची DHA एरिया सेक्टर 6। डोभाल जी ने सिर्फ एक वर्ड बोला, नाउ। उसी पल विक्रम की टीम ने इनोवा को चारों तरफ से घेर लिया और अहमद रजा के हाथ में फोन था जिसमें कॉल आने वाली थी। लेकिन वो कॉल कभी कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि रॉ की साइबर टीम ने उस GSM सिग्नल को लास्ट सेकंड पर जैम कर दिया था, जिससे डेटोनेटर ट्रिगर नहीं हो सका। अहमद रजा, फिदायीन और मेड इन USA हथियार सब एक साथ पकड़े गए। हुसैन को उसी सुबह मुरादाबाद से उठाया गया और फिरदौस को कश्मीर से, और कराची के DHA एरिया की उस सेफ हाउस में जहां से वालिद ने वो कॉल की थी, वहां अगले 6 घंटों में क्या हुआ ये ऑफिशियली कभी किसी को नहीं बताया गया। बस इतना पता है कि वालिद के उस नंबर से फिर कभी कोई सिग्नल नहीं आया। 15 अगस्त 2024 को सुबह ठीक 8 बजे मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और पूरा देश जश्न में था। किसी को नहीं पता था कि उससे सिर्फ 10 मिनट पहले क्या हुआ था। डोभाल जी अपने ऑफिस में बैठे एक कप चाय पी रहे थे जब विक्रम का एनक्रिप्टेड कॉल आया। सर, ऑल क्लियर। डोभाल जी ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, और फोन रख दिया। यही एक सच्चे स्पाई की सबसे बड़ी जीत होती है जो दुनिया को कभी पता नहीं चलती। जय हिंद।